हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेज। मैं रोहित मेहता आपका आरके साइंस क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोबारा। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर 2 चल रहा है 12th बायोलॉजी का, जिसमें 4 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज लाए हैं हम आपके लिए 5वां चैप्टर। और इस 5वां लेक्चर लाए हैं जिसमें हम नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने 4 लेक्चर्स में बात की है कि हमारा जो लघु बीजाणु थे वो अब परागकण बन चुके हैं। और परागकण की संरचना की हमने बात कर ली है कि परागकण की संरचना में हमने देखा कि इसके पास 2 चोल होती हैं, बाह्य चोल और अंतःचोल यानी एक्साइन और इंटाइन। तो आज हम वहीं से आगे बात को बढ़ाएंगे कि नर युग्मकोद्भिद क्या होता है। तो दोस्तों, जो हमारा परागकण था, ये हमारा परागकण था और ये इसके पास एक छिद्र था जिसका नाम होता है जनन छिद्र। जनन छिद्र, जर्म पूर, इतनी बात हमने कर ली थी। तो इस जर्म पूर से क्या होता है, पराग नली का निर्माण होता है। और पराग नली वास्तव में किसकी बनती है, इंटाइन की बनती है। तो ये क्या आ रही है, पराग नली। इस संरचना का नाम है पराग नली और ये इसका केंद्रक परागकण में ही स्थित होता है। तो दोस्तों, ये अब परागकण क्या हो रहा है, उगने लगा है, यानी कि इसका अंकुरण होने लगा है और अंकुरण होकर क्या बनाता है, परागकण पराग नली का निर्माण करता है। तो देखिए, अब नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद की परिभाषा है अंकुरित परागकण। अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। हमारा जो परागकण था वो उगने लग जाए यानी अंकुरित हो जाए या पराग नली का निर्माण होने लग जाए, तो अब उस परागकण को ही क्या कहते हैं, हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अच्छा, अब ये कहाँ होगा, कैसे होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे फूल की संरचना थी, ये पुष्पासन था, ये पुष्पवृंत था और ये था हमारा अंडप। ठीक है, ये इसका वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र। अब इससे पहले हमें एक शब्द याद करना है, इसकी परिभाषा देखनी है। परागण, पॉलिनेशन किसे कहते हैं, कि जो परागकण होता है, ये जो परागकण है, परागकण का किसी भी माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम कहते हैं परागण। परागकणों के किसी भी माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुंचना कहलाता है परागण। तो इस परागण की क्रिया में परागकण कहाँ पहुंच गए, वर्तिकाग्र पर। अब वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद ही इन परागकणों का अंकुरण होता है। इन परागकणों का अंकुरण कहाँ होता है, वर्तिकाग्र पर। ठीक है दोस्तों, तो वर्तिकाग्र पर इनका अंकुरण होता है तो इनसे क्या बनती है, पराग नली बनती है। यहां जैसे मान लो यहां अब ये परागकण आ चुका है, तो अब क्या होता है, इसमें पराग नली का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पराग नली का निर्माण होता है। तो अब इस अंकुरित परागकण को ही हम क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए भाई, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण किससे हुआ है, परागकण से। किससे हुआ है, परागकण से। तो परागकण को नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहते हैं, फर्स्ट सेल कहते हैं, कॉल्स में कहते हैं या कहलाता है, उसके लिए कॉल्स शब्द का यूज करता हूं। तो परागकण को, जो परागकण है उसको नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहते हैं, क्योंकि नर युग्मकोद्भिद का निर्माण किससे हो रहा है, परागकण से। इतनी बात क्लियर है। और परागकण का निर्माण कहां से होता है, तो अपन ने पिछले लेक्चर्स में इसकी बात कर ली है। अब देखिए इसका परिवर्तन कैसे होता है, तो इसकी डिटेल के बारे में अब जानेंगे, डिटेल देखेंगे इसकी। चलिए, तो दोस्तों परिभाषा सिंपल है, अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन या विकास कैसे होता है वो देखिए, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो परागकण है, ये इसकी एक्साइन, जर्मपूर और इंटाइन, इसमें इसका द्रव्य भरा होगा, कोशिका द्रव्य। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब क्या होता है, अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें इसका विभाजन कब होता है, परागण के बाद। परागण के बाद, सब में विभाजन तो परागण के बाद होगा, लेकिन
अब इसके आधार पर दो प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। कुछ में होता है यानी कि जो पराग कण है वो दूसरे पौधे पर पहुंच चुके हैं या दूसरे फूल पर पहुंच चुके हैं या उसी फूल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कहाँ पहुंच चुके हैं? वर्तिकाग्र पर। इस वर्तिकाग्र पर हमारे जो पराग कण हैं वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इनका अंकुरण शुरू होता है। अब इनका अंकुरण यानी कि पराग नली कब निकलेगी, इसके आधार पर दो प्रकार हैं, दो प्रकार के पौधे होते हैं। कौन कौन से देखिए, इसका विभाजन करना है हमें दो प्रकार से। तो पहला तो होता है पराग नली के निर्माण से पूर्व, यानी कि जब इससे पराग नली निकलेगी उससे पूर्व ही यहाँ कितने केंद्रक हो जाएंगे? दो। आया समझ में? यानी कि पराग नली के निर्माण से पहले जैसे ही ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचा और इसके अंकुरण से पहले इसमें जो एक केंद्रक था उससे दो केंद्रक बन जाएंगे। और दूसरी क्रिया होती है वो है पराग नली में, यानी कि दूसरी क्रिया में कब इसका विभाजन होगा? जब ये केंद्रक पराग नली के निर्माण में भाग लेगी और पराग नली में जब ये कोशिका जाएगी तो इसका विभाजन वहां पर होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखिए इसके एग्जाम्पल हैं कुल्फा को पोर्टुलेका कहते हैं, पोर्टुलाका या पोर्टुलेका। जो हमारी दूबा है जिसमें गुलाबी फूल आते हैं 9 बजे के आसपास, तो उसको 9 o'clock प्लांट भी कहते हैं। जो हमारी दूबा है गाँव में सबके पास होती है, ज़्यादातर घरों में। तो ये कुल्फा, पोर्टुलेका और दूसरा इसका एग्जाम्पल है बंदर बाटी। ये दो एग्जाम्पल हैं इसके। और इसके एग्जाम्पल हैं अधिकांश पादप। विशेषतः इसका एग्जाम्पल है लिलियम, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में और डिटेल में चलते हैं। तो ये एग्जाम्पल पहले याद हो गए हमारे पास कि परागण की क्रिया के बाद कैसे एक केंद्रक से दो केंद्रक बनते हैं। हमने इसके बारे में कल भी चर्चा की थी, वो देखिए। अब आगे क्या होता है कि जो हमारा परागकण है इसके पास एक केंद्रक है, ठीक है दोस्तों। अब इस केंद्रक में क्या होता है? विभाजन होता है और दो केंद्रक बन जाते हैं, ये पहला केंद्रक और ये दूसरा केंद्रक। अब इन दोनों केंद्रकों के बीच में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ये कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया। कोशिका भित्ति का निर्माण होने के बाद ये केंद्रक अब किस में चेंज हो गए? कोशिका में। यानी कि एक कोशिका ये बन गई, एक कोशिका ये बन गई। तो बड़ी वाली कोशिका जो होगी उसको कहते हैं कायिक कोशिका और छोटी वाली कोशिका को कहते हैं जनन कोशिका। अच्छा, आवरण दो ही हैं इसके पास, आवरण तो दो ही होने और जन्मपोर भी होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो है कायिक कोशिका जो बड़ी आकार की होती है और दूसरी है जनन कोशिका। इसकी विशेषताएं देखिए, दिखाई दे रहा है यहाँ। कायिक कोशिका बड़े आकार की होगी यानी बड़ी, इसमें कोशिका द्रव्य भी अधिक होगा, कोशिका द्रव्य अधिक होगा। और इसका जो केंद्रक होगा वो पहले तो गोलाकार होगा। कैसा होगा? गोलाकार। और बाद में अनियमित आकार होगा इसका, अनियमित आकार। तो ये हमारी जो कायिक कोशिका है उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं कि ये कोशिका जो है बड़ी है, परागकण के अंदर ही है, अभी परागकण से बाहर नहीं गए, बड़ी है, कोशिका द्रव्य इसमें अधिक है, क्योंकि बड़ी है तो कोशिका द्रव्य भी अधिक होगा। और इसका केंद्रक प्रारंभ में गोलाकार होगा और बाद में इसका आकार अनियमित हो जाएगा। और दूसरी जो छोटी कोशिका है उसके बारे में हम बात कर दें तो ये छोटी कोशिका है, इसमें कोशिका द्रव्य छोटी है तो कोशिका द्रव्य भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका केंद्रक की बात करें इसके, तो केंद्रक इसका प्रारंभ में क्या होता है? परागकण की भित्ति से चिपका हुआ होता है, परागकण की भित्ति से चिपका। यानी जब ये कोशिका बनेगी तो ये कोशिका जब बनेगी तो इसकी जो भित्ति है वो परागकण की भित्ति से चिपकी होगी। तो परागकण की भित्ति से चिपका होगा इसकी कोशिका। और जैसे ही इसकी ये कोशिका भित्ति का निर्माण पूरा हो जाता है तो बाद में ये पृथक हो जाती है, बाद में पृथक। यानी आकार की बात करें, केंद्रक का आकार, तो केंद्रक का आकार प्रारंभ में लेंस के समान प्रारंभ में, और बाद में इसका आकार हो जाता है गोलाकार बाद में, ठीक है दोस्तों। हुआ क्या है, सिंपल सी भाषा है
समझने का प्रयास करें। देखो हमारे पास एक परागकण था, जैसे ही इसका परागण होता है यानी कि बढ़ती काग्र पर ये पहुंचता है, तो अब दो प्रकार से इसका कंडीशन, दो प्रकार के पादप है हमारे पास, दो परिस्थितियां होती हैं उनमें, इनमें ये विभाजन होता है, दोनों में ये विभाजन होना है, लेकिन ये विभाजन कुछ में पराग नली के निर्माण से पहले हो जाता है। मतलब जैसे ही यहां पर परागकण पहुंचा, अभी एक कोशिका वाला कंडीशन थी। अच्छा, अधिकांश पौधों में कैसी स्थिति में ज्यादा है ये, द्विकोशिकी व द्विकेंद्र की, यानी कि इसको इंपोर्टेंट तरीके से याद रखें, अधिकांश पौधों में जब परागण होता है, तो अधिकांश पौधों में जब परागण होगा तो वहां परागकण कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। जब अधिकांश, मतलब अधिकांश पौधे प्रकृति में ऐसे हैं जिनमें जब परागण की क्रिया होती है तो वो परागकण ऐसे नहीं होते, उनके पास एक कोशिका नहीं होती, उनके पास दो कोशिका होती है, दो केंद्रक होती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं द्विकोशिकी और द्विकेंद्र की। ठीक है दोस्तों, तो ये परागण की बाद की क्रिया हो गई। पराग नली में निर्माण से पूर्व कुल्फा और पोर्टुलेका बंदरवाटी, और परागण के बाद अधिकांश पौधे जैसे कि लिलियम। अब इसके पास दो कोशिकाएं थी, बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका को हम कहते हैं कायिक कोशिका और छोटी कोशिका को कहते हैं जनन कोशिका। बड़ी कोशिका जो कायिक कोशिका, उसमें कोशिका द्रव्य भी अधिक होगा, इसका केंद्रक प्रारंभ में गोलाकार होता है, बाद में अनियमित आकार हो जाता है। और जो जनन कोशिका है उसका आकार छोटा होता है, छोटी सेल है, कोशिका द्रव्य भी इसमें कम होगा। इसका जो केंद्रक होगा या जो कोशिका होगी बाद में बनेगी जो, इसकी तो इस जनन कोशिका की भित्ति परागकण की भित्ति से चिपकी हुई होगी और बाद में ये अलग हो जाती है। और इसके केंद्रक की आकार की बात करें तो ये लेंस के समान होती है, प्रारंभ में इसका आकार लेंस के समान और बाद में गोलाकार हो जाती है। तो ये थे दोस्तों दोनों कोशिकाएं। इसको मिटा देता हूं। अब देखिए अपन नर युग्मक उद्भिद की संरचना देखेंगे। चलिए आगे, इसको बड़े अच्छा है वो नहीं लिया आपने स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं, पॉज करके कहीं से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नर युग्मक उद्भिद की प्रथम कोशिका किसे कहते हैं, मेरा पहला सवाल है। नर युग्मक उद्भिद की प्रथम कोशिका किसे कहते हैं, लिखा हुआ है परागकण को नर युग्मक उद्भिद की प्रथम कोशिका कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं अंकुरित परागकण यानी कि नर युग्मक उद्भिद की संरचना बनाता हूं। ये मैंने बनाई है एक्साइन, जो तुम्हें पता है किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की, और इस पर कुछ डिजाइन हो सकती है। इसके बाद ये लो मैंने बनाई इसकी पराग नली, और ये मैंने एक्साइन को टच कर दिया है, और ये है अंदर वाली इंटाइन। और यहां क्या था, यहां था जनन छिद्र, और ये किसका निर्माण हुआ है, ये है पराग नली। क्या है ये, पराग नली, पोलन ट्यूब। अब देखिए दोस्तों, इसके पास कितने केंद्रक थे, इसके पास दो केंद्रक थे। कितने केंद्रक थे इसके पास, दो केंद्रक। एक केंद्रक तो कहलाता है कायिक केंद्रक, कायिक कोशिका वाले केंद्रक को कायिक केंद्रक कहते हैं, और एक केंद्रक कहलाता है जनन केंद्रक, जनन कोशिका में जो होता है। इसके बीच में यहाँ क्या होगी, भित्ति। तो ये तो है जनन केंद्रक क्योंकि जनन कोशिका में है, और ये है कायिक कोशिका क्योंकि कायिक कोशिका में कायिक केंद्रक। अब देखिए, जैसे ये पराग नली निकलती है, किससे निर्माण होता है पराग नली का, इंटाइन से। यानी जो इंटाइन अंदर भरी हुई है, अंदर का आवरण है, वो बाहर की ओर निकलना प्रारंभ कर देती है, पराग नली बनाती है। तो पराग नली किससे बनती है, इंटाइन से। लेकिन पराग नली निकलती कहां से है, तो वो निकलती है दोस्तों कहां से, जनन छिद्र से। ठीक है दोस्तों, ये इतनी बात हो गई। अब देखिए, ये जो जनन केंद्रक है वो धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा। अब ये मैं यहाँ से हटा के इसको ये कहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसका विभाजन होता है, कुछ पौधों में पहले हो जाता है, कुछ पौधों में बाद में होता है। यानी कुछ में पराग नली में होता है और कुछ में पराग नली बनने से पहले ही इसका विभाजन हो जाता है। आगे देखिए, अब इसका विभाजन जब होगा तो इसके विभाजन से ये एक है और मैंने बना दी कितनी, दो। कैसे, एक डिवाइड होकर कितनी बनाएगी, दो। और इसमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, क्योंकि युग्मकों की संख्या या गुणसूत्रों की संख्या सेम होगी। समसूत्री विभाजन, इसमें समसूत्री विभाजन होता है किसमें, जनन कोशिका के केंद्रक में या जनन कोशिका में। तो जनन कोशिका में विभाजन होता है तो दो और नई कोशिकाएं बनती हैं, और इन नई कोशिकाओं को कहते हैं अब नर युग्मक।
इनको क्या कहा जाता है? नर युग्मक कहा जाता है, मेल गैमिट्स। ठीक है दोस्तों, हुआ क्या? कायिक कोशिका है वो बड़ी कोशिका है और जो जनन कोशिका है वो छोटी कोशिका है। इसी कंडीशन में यानी द्विकोशिकी और द्विकेंद्र की अवस्था में इनका परागण हो जाता है। जैसे इनका परागण होता है तो अब ये क्या होता है? अंकुरित होना प्रारंभ होती है। अब होता क्या है कि जो परागनली बनती है वो किससे बनती है? इंटेन से। और कहाँ से निकलती है वो? तो जनन छिद्र से। इस पर क्वेश्चन है पीछे किताब की। अब ये जैसे ही परागनली का निर्माण होता है तो जनन कोशिका इसमें परागनली में प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही इसमें प्रवेश करती है तो यहाँ पर आकर इसमें जनन कोशिका में या जनन कोशिका के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन होने के बाद दो नई कोशिकाएं बनती हैं जिनको अब नर युग्मक कहा जाता है। क्योंकि ये लैंगिक जनन करने के लिए जा रही हैं तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें युग्मकों का निर्माण हो और उनका संलयन हो। तो युग्मक हमारे नर युग्मक कंप्लीट बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अधिकांश पौधों में ये क्रिया होती है, यानी कि जनन कोशिका विभाजित कहाँ होती है? परागनली में विभाजित होती है। अब इस नर युग्मक की बात करें तो नर युग्मक कैसा होता है? पहली बात, ये अगुणित होता है, ये एक कोशिक होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय, अगुणित, गोल और साथ में एक केंद्र की है। ये इसकी विशेषताएं। अच्छा, एक और चीज है इसमें, ये अचल होता है, यानी कि चल नहीं सकता क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? इसके पास एक असाविकी है, यानी कसाब इसके पास नहीं है। हमें पता है कि जिसके पास कसाब होता है, जिसके पास कसाब या पक्षमाव होता है उसको हम चल युग्मक कहते हैं। लेकिन इसके पास अचल है ये क्योंकि इसके पास कसाब नहीं है, यानी एकसाविकी है। तो ये इस परागकण से जो बनने वाले नर युग्मक हैं उसकी विशेषताएं हैं। ये नर युग्मक अब आगे जाके क्या करने वाले हैं? ये देखिए, ये नर युग्मक यहाँ है और ये परागनली का निर्माण चल रहा है। ये परागनली हमारी बन गई है। अब यहाँ पर क्या होता है? इसमें अंडाशय में 3 पार्ट है भाई अंडक के, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में होता है स्थित कौन? बीजांड। और बीजांड के अंदर होता है भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में होती है अंडकोशिका। नहीं आया समझ में? दोबारा सुनो, ये अंडा या स्त्री केसर है, इसके 3 पार्ट हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में कौन होता है? बीजांड। इतना क्लियर है? अंडाशय में कौन होता है? बीजांड, जिससे बाद में क्या बनने वाला है? बीज। तो बीजांड में अंडकोशिका होती है। सीधा याद कर लो, बीजांड में अंडकोशिका होती है। क्योंकि अब हम इसके नर युग्मकोद्भिद के बाद मादा युग्मकोद्भिद पढ़ने वाले हैं तो वहां पर हमें बीजांड की संरचना करनी है, तो वहां पर पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगी। फिलहाल इतना सा याद रखिए कि जो अंडाशय है उसमें बीजांड होता है और बीजांड में कौन होता है? अंडकोशिका। तो ये है हमारी अंडकोशिका। तो इसको जाना कहाँ है? इस परागनली को जाना कहाँ है? उस अंडकोशिका के पास। तो जो परागनली है वो वर्तिकाग्र से प्रवेश करेगी, वर्तिका में जाएगी, वर्तिका में प्रवेश करने के बाद अंडाशय में जाएगी और अंडाशय में जाने के बाद बीजांड में प्रवेश करेगी। और बीजांड में किसके पास जाना है? अंडकोशिका के पास, क्योंकि अंडकोशिका को मादा युग्मक कहते हैं। और ये हमारे आ रहे हैं नर युग्मक और यहाँ मिलेंगे मादा युग्मक। दोनों का संलयन होगा और यानी कि लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होगी। और हमने कहा था जो पहला चैप्टर था उसमें कहा था कि हम लैंगिक जनन को डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट 2 और 3 में, तो वहां इसकी डिटेल है, समझेंगे इसको पूरा। लेकिन फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो परागकण है द्विकोशिकी और द्विकेंद्र की अवस्था में उसका परागण हो जाता है और यहाँ पर आने के बाद इसका निर्माण होता है। और यहाँ जैसे ही प्रवेश कर दिए तो जनन कोशिका विभाजित होती है और विभाजित होकर किसका निर्माण करती है? नर युग्मक का। ध्यान दीजिए, तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो परागकण था उसके पास एक केंद्रक था, फिर ये 2 केंद्रक बना लेता है और बाद में इनके बीच भित्ति बन जाती है, तो ये 2 कोशिकाएं हो जाती हैं। बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका कहते हैं और छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। अब ये जैसे ही अंकुरण होता है तो देखिए जनन कोशिका का जो केंद्रक है वो विभाजित होकर 2 केंद्रक बने थे। कभी कभी हमें इसमें 3 केंद्रक नजर आते हैं, कभी कभी। तो ये तीसरा केंद्रक कहाँ से आए? ये कायिक कोशिका का ही केंद्रक है। अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, इस वाले ने तो 2 केंद्रक बना दिए जिनको नर युग्मक कह रहे हैं, और जो कायिक कोशिका का केंद्रक है वो धीरे धीरे बाद में लुप्त हो जाता है। और जैसे ये यहाँ प्रवेश करेगी तो ये बीजांड में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। अब
ये परागकण जब यहाँ आता है तो कुछ क्रियाएं होती हैं जिनको कहते हैं पराग स्त्रीकेसर क्रिया। जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो कुछ क्रियाएं होती हैं जिनको कहते हैं पराग स्त्रीकेसर क्रिया। इसके द्वारा ये पहचाना जाता है कि कौन सी वर्तिकाग्र निषेचित या कौन सा अंडक निषेचित हो चुका है और कौन सा नहीं। अच्छा, यहाँ पर 2, 4, 10, 20 पुंकेसर में मतलब परागकण आ सकते हैं तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी ये पराग स्त्रीकेसर क्रिया जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। अब इन दोनों में थोड़ा सा एक अंतर और है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका में। कायिक कोशिका बड़ी होती है, ये पता है। इनमें डीएनए तो समान होता है, ये नोट करके लिख लें, डीएनए समान होता है लेकिन आरएनए असमान होता है। डीएनए समान होता है लेकिन आरएनए असमान होता है। जो बड़ी कोशिका है उसमें आरएनए अधिक होता है। आरएनए अधिक किसमें? कायिक कोशिका में। और आरएनए कम किसमें? जनन कोशिका में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 था जो नर युग्मकोद्भिद के ऊपर था। नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं? तो अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है वर्तिकाग्र पर, क्योंकि परागण की क्रिया में इसको कहाँ जाना है? वर्तिकाग्र पर जाना है, और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद ही पराग नली का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी क्रिया हो चुकी है। इसके हमारा ये जो नर युग्मकोद्भिद था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अब अगला लेक्चर हम लेके आएंगे, इसमें हम बात करेंगे मादा युग्मकोद्भिद की। धन्यवाद दोस्तों, घर पे रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, बाहर ना जाएं बिल्कुल। कोरोना का मतलब है कोई रोड पर ना निकले। और ये जो ठुस था वो अलख पांडे सर की देन है। धन्यवाद। भारत माता की जय।